हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान इसहाक डार साहब और नूनी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इसहाक डार साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डार साहब बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से होंगे? जी अल्लाह बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आई होप यू हैड नाइस वीकेंड एज वेल। जी डार साहब बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है यहाँ पे। सर जो पॉलिटिकली इस वक्त सिचुएशन है, मियां नवाज शरीफ की पहले हम बात करेंगे PDM के थ्रू जो बात हुई, जो उन्होंने जिक्र किया, फिर उसमें ये बात भी की जा रही है कि कंटेंट था वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है और भी नून लीग के रहनुमा इसमें शामिल हैं। बगावत और शहरियों को उकसाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इस डेवलपमेंट पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, ये हमारी एक रवायत बन गई है कि हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट समझते हैं कि कुछ लोग ही दे सकते हैं इस मुल्क में, और इस मुल्क की तारीख भरी हुई है गद्दारी के एलिगेशन से और मुकदमात से। आप देखें कि अयूब खान ने फातिमा जना साहिबा पे मुकदमा गद्दारी का लगाया। एक पूरी हिस्ट है, पूरी लिस्ट है और पूरी हिस्ट्री है उसकी। तो ये किसी को हक नहीं पहुंचता जो यानी मुल्क के आइन तोड़े, वो गद्दार नहीं, वो मुहिब्बुल वतन है। जो मुल्क की यानी सलामती के खिलाफ काम करें, वो गद्दार नहीं, वो मुहिब्बुल वतन है। जो यानी रॉ के हेड के साथ मिल के किताब लिखें, वो गद्दार नहीं, वो मुहिब्बुल वतन है। और उनकी पेंशन भी रिसेंटली बहाल हो गई, जो कि सस्पेंड हुई थी। मैं फॉर्मर ISI चीफ जनरल दुरानी की बात कर रहा हूँ, जो मुल्क के खिलाफ दुनिया भर में रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की यानी एजेंसीज के ऊपर उसका पूरा मलबा डाला, उसको ट्रेन करने का, उनको तालिबान को रेज करने का, फिर उसामा बिन लादेन को फिर बाद में पकड़वाने का, और फिर पाकिस्तान के सॉइल से उठ के जाके ईरान में दहशतगर्दी करने वाले, वो मुहिब्बुल वतन है और आज मुल्क के हुकूमत पे और मुल्क पे काबिज हैं। तो मैं न्याजी साहब की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आप खुदा का खौफ करेंगे, बंद करेंगे तमाशा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 3 दफ़ा पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को आप गद्दार कह रहे हैं। मुझे आप बताएं, मुझे कौन सा कंटेंट, मैं चैलेंज करता हूँ, कौन सा कंटेंट जो आइन के खिलाफ है, जो मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा है। तो ये तो एक तमाशा बना हुआ है। सफदर गुजरावाल में तकरीर कर, वहाँ एक मुकदमा कर देंगे। आपने देखा होगा कि बुकलाहट का इस वक्त शिकार है इमरान न्याजी साहब और उनके वज़रा, और पूरा वीकेंड यानी ऐसे था कि उनको खोल दिया गया कि जाके तुम तमाम टेलीविज़न पे बैठ जाओ और आप यानी मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ और उनके रफ़ा के खिलाफ बातें करो। भाई शर्म करें आप अपनी परफॉर्मेंस करें। आपने मुल्क को तबाही के दहाने पे ला कर रख दिया 2 साल में। आप वो यानी ये मुहिब्बुल वतन है कि अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे, ये उसको VIP ट्रीटमेंट दें, उसको चाय पिलाएं, TV पे लाएं, उसके बाद उसको VIP तरीके से रुखसत करें। ये मुहिब्बुल वतन है, ये गद्दार नहीं है। आप कुलभूषण जो कि पाकिस्तान के खिलाफ रॉ का एजेंट था और उसने पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह यानी गलत काम किए, वो उसके लिए ऑर्डिनेंस आप जारी करते हैं। इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए इस तरह के यानी चीजों में उलझने की। और जी यही इल्जामात वो PMLN और उनकी क़यादत पर लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा। मुझे बताएं ना, मैंने आपको चंद चीजें गिनवाई है, मुझे बताएं। वो तो मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, खोखर पैलेस का जिक्र हो रहा है। एक सेकंड, अभी आ जाते हैं। थैंक यू। ये एजेंसीज, बॉर्डर फौज, ये तो फिर फेलियर है। ये चार्जशीट क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, जो कि बॉर्डर्स क्रॉस करके आए होंगे ना, पैराशूट तो नहीं हो गए कि ऊपर से आके तो सीधा वो खोखर हाउस में पहुंच गए हैं। और वो अगर क्रॉस करके आए हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां सोई हुई हैं कि 10 आदमी आते हैं और उधर ये सारे ढोंग हैं। फिर कहते हैं जी 4 सीजन में मियां नवाज शरीफ और हुसैन नवाज और इसहाक डार को इंडियन, मैं यानी इन पे मैं यही कह सकता हूँ लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत। ये कोई इनकी तो हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के इन्होंने कभी इंटरेस्ट में काम नहीं किया। तो हमने तो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात की। हमारे होते तो कश्मीर नहीं हड़प किया गया, हमारे होते तो किसी की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखे। अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो है ना मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमें किसी और से नहीं चाहिए। और ये बंद करे तमाशे कि कोई गुजरांवाले में करवा रहे हैं, कोई अपना खोकर हाउस के वाले से करवा रहे हैं। अभी एक आप अभी नहीं बता दिए कि एक और कर दिया। ये रद्दी का टोकरा है। और ये आपने देखा कि टाइप
हुई होती हैं, स्टैंडर्ड मैंने देखी है, फोटोकॉपी सोशल मीडिया में सब मुकदमे की। दूसरे। जी। हाँ जी, क्या तमाशा है ये जी। यार। बी ब्रेव, आप असल इश्यूज पे आए, आप हमसे बात करें कि अपने मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया है, मुल्क की 22 करोड़ आवाम को आपने जीना मुहाल कर दिया, उसके ऊपर हमारे साथ आप बात करें। डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है कि ऑब्वियसली ये वो ही मामलात हैं जो कि हमने 50 साल पहले भी देखे। इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ें रिपीट होती रही हैं। हर तरह से अपोजिशन के जो मुश्तरका लाहेमल हैं ये भी रिपीट होते रहे हैं। ARD है, IGI है और अब PDM का जिक्र हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ सीखा है पॉलिटिक्स में? अगर देखें वहाँ पर मुकदमात भी उसी तर्ज के और ये अलायंस जो हो रहे हैं इसकी भी वही तर्ज है जो कि इससे पहले भी होते रहे हैं। नहीं भाई, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि 20, 13, 18 में आप मुझे एक सिंगल हमारी तरफ से कोई गद्दारी का मुकदमा दिखा दें। आप मुझे 20, 13, 20, 18 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आप मुझे दिखा दें। जी जी बिल्कुल ठीक है। देखें जी, आपके पार्लियामेंट पे हमला हो गया, आपके नेशनल टेलीविजन पे हमला हो गया, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाके छलवारें और कमीजें लटकवा दी, उसको हमला कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, उसके लॉन पे और उसके दीवारों पे। आप क्या बात कर रहे हैं? वो है गद्दारी का मुकदमा और उसमें वो काउंटर थे कई साल, हमने उसके बावजूद पाबंदी नहीं लगाई। तो ये एक तमाशा बना हुआ है जी, इनको बस आप छोड़ें जी। आप पिछले हफ्ते आपके एक सिस्टर चैनल के ऊपर इमरान न्याजी साहब का इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी ये तहरीक चलाएं, मैं फिर इनको फिक्स करूं और मैं इनको वो यही वो कर रहे हैं। यही काम आता है। आप अपना फोकस करें मिस्टर इमरान न्याजी कौम के मसाइल के ऊपर। यू हैव फेल्ड टू डिलीवर 22 करोड़ अवाम की जरूरियात और उनके जो मामलात हैं। आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स से मास्टर हैं, आप हिटलर के शागिर्द हैं, फाशिज्म पे आपका बिलीव है और आप कुछ भी नहीं कर सकते मांसवाए आप बुरा भला कहें, आप सरकास्टिक मसलों की तरह बातें करें। तो ये तो कोई हल नहीं है। और आप वीकेंड के ऊपर आप खुले छोड़ दें अपने मिनिस्टर्स को, अच्छी बात नहीं है। आप डिसेंट सियासत करें, आप डिसेंट सियासत करें, आप सीरियस सियासत करें। लानत है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, और हमसे बड़ा मुहिब वतन अल्लाह के फल से कोई नहीं है जिसकी गलतफहमी है। ये जो बात करते हैं तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। चलें, आपने सही कहा। अगर अब IPSOS के सर्वे रिपोर्ट की ही बात कर लें और थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात कर लें कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं है, फिर 79% अवाम ये कहती है कि मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। इस सर्वे के मुताबिक 74% लोग मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आप वज़ीर ख़जाना रहे हैं, आपने मईशत को बड़ा अगर कंपैरिजन करें तो इसके कंपैरिजन में स्टेबलाइज रखा। वो एक अलग बात है कि गवर्नमेंट कहती है कि आर्टिफिशियली कंट्रोल रखा। ये गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है? वो कह रहे हैं हम बिगर पिक्चर को देख रहे हैं, 3 साल बाद देखिएगा हालात डिफरेंट होंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता जी। 2 साल में जितनी तबाही हो चुकी है, कोरोना के आने से पहले इकोनॉमिक ग्राउंड हो चुकी थी। और जैसे आपने कहा कि एक सर्वे नहीं है, कई सर्वे ऐसे हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलते हैं। और अगर आप उनको एनालाइज करेंगे, आपने सबसे पहले इस मुल्क की जो मेन की इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो है आपकी GDP ग्रोथ, कौमी मजमूई आमदनी। उसी से आपके रोजगार के मौके मिलते हैं, आपका मईशत का पहिया चलता है, आपकी गुर्बत में कमी आती है और लोगों की फीकस आमदनी बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर अच्छे इंडिकेटर्स हैं तो आप स्टेबल करेंसी हो सकती है। तो आप देखें कि हमने 2 साल में ये सारे इंडिकेटर किधर ले गए। हमने जो की इंडिकेटर है उसमें हमने $51 बिलियन का नुकसान कर दिया 2 साल में। ये छोटा नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान के आधे कर्जों के बराबर है। आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे इस चीज को। और दूसरा ये है कि आप देखें कि किसी भी इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। जितने आपको डेवलप्ड कंट्रीज मिलेंगे उसकी मिडिल क्लास एक बहुत अच्छे साइज की होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होगी। हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में अपने 5 साल में जो हम हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे और बेहतरी की पूरी मेहनत कर रहे थे, हम इस मिडिल क्लास को हम लाए कहाँ से? 8% से लेके 20% पे ले गए। 2 साल में वो 7% पे एक पूरी पॉपुलेशन का चली गई है मिडिल क्लास जो है। तो हम आप कोई इंडिकेटर लेने, इंडस्ट्रियल, आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री ले ले, वही आपकी जॉब करती है, मईशत में बहुत बड़ा उसका एक रोल है। हमने छोड़ी 5.5% पॉजिटिव, अभी है -10%। आप इमेजिन करें कि 23 साल के बाद पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 68 ईयर्स के बाद 1952 के बाद पाकिस्तान की GDP ग्रोथ मनफी में गई है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन 23 साल के बाद मनफी में गया है।
तो हमारे पास तो कोई चीज जो है ना तसल्ली वाली या खुशी वाली है ही नहीं। तो इस अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट का बड़ा जिक्र होता है कि वो सरप्लस में चला गया है, फिर इंटरेस्ट रेट हम नीचे रखा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ेगा या ये बस आर्टिफिशियल थोड़ी देर के लिए होगा? मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए जी, आर्टिफिशियल तो कुछ नहीं होता। आप एक महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए तो आर्टिफिशियल शायद कर सके, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होता। कोई किसी दुनिया में आर्टिफिशियल आप कोई चीज नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ होते हैं। और वो सारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इकोनॉमिक डिवीजन है, और उसके अलावा सारे दुनिया के आपके जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं कि आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं, वो आप जितने आप अपडेट होते हैं वो साल साल वो भी अपडेट होते हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को सारी तारीफें थी 2-2.5 साल के बाद पाकिस्तान की। 2016 में पाकिस्तान को कहा ये G20 में शामिल होगा। अब आ जाते हैं आज जिसकी जिक्र आपने किया। देखें, अगर आप आज अपना टेलीविजन अपना चैनल बंद कर दें सारे, ना आपको बिजली का बिल आएगा, ना आपको इसको को रेंट देने पड़ेंगे, ना तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, लेकिन इससे डिजास्टर। तो ये तो बड़ा आसान काम है कि आपने देखिए, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ये एक्सपोर्ट्स बढ़ा के करते, मैं इनको सलूट करता। इन्होंने मुल्क की करेंसी को इन्होंने 50 रुपए के करीब डिवैल्यू कर दिया, और खुद पिछले हफ्ते आके एक चैनल इंटरव्यू में कहते हैं कि जी जब 1 रुपया ये डिवैल्यूशन होती है उससे महंगाई का तूफान आता है। तो आपको नहीं पता था कि आप करीबन 40% के करीब आपने डिवैल्यू कर दिया, जैसे महंगाई का तूफान आएगा, डॉलर बढ़ गया। तो वो हमने तो नहीं कहा ना, यू शुड नो हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी, और वो ये टोटल फेलियर है। इसी एक कदम से 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, 5000 अरब के कर्जे बढ़ गए 1 रुपया लिए बगैर। तो आप मुझे तो हाँ, अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाते और ये डिवैल्यूएशन जो यानी है जी उसको जो कैंपेन करते हैं होनी चाहिए, वो भी वैसे 120 तक कहते थे। इवन असद उमर 127 की बात करते थे जब अपोजिशन 27 होनी चाहिए, चले 120 में जाकर रुक जाते। लेकिन इन्होंने डिवैल्यूएशन जो कहते थे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स पहले साल -2%, इस साल दूसरा साल है -10%। यानी हमने 25 बिलियन डॉलर पे छोड़ी, रफली इन्होंने 22 बिलियन पे लिया है। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में वो बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अगेन देयर इज अ लॉन्ग, उसकी वजह ये है कि इंपोर्ट्स कम कर देंगे, बेसिकली प्रोडक्शन खत्म होगी, इंपोर्ट्स खत्म होगी। एग्जैक्टली मैसिव आपने, और आपकी इंडस्ट्री जो है -10% में जा चुकी है, आपके कैपिटल गुड्स नहीं आ रहे, आपके मुल्क में तरक्की का पहिया रुक गया है। और उसके साथ साथ मैं भी ये भी आपको अर्ज कर दूं कि हमारी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये माइंड में रखें, पहले साल 3 बिलियन डॉलर था, दूसरे साल करीबन 3, और अपना तीसरे साल 4, ये चौथे 5वें साल क्यों हुआ 12 और क्यों हुआ 19? देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजंस, और उससे कम होना था। यानी 20-19 के फिस्कल ईयर में इनका जो पहला साल था, जो भी आती हुकूमत उसने 12 पे जाना था, जो गया। इन्होंने 12 से जो 3 पे लाए हैं, वो इन्होंने क्रूसीफाई कर दिया पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म डिजास्टर। बिल्कुल लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट्स नहीं पड़ेंगे, ये तमाम इकोनॉमिस्ट। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक मिनट, ये 12 और 19 जो थे, अब क्या आपके मुल्क में अंधेरे नहीं थे? 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी जब हम आए थे? अच्छा, देहातों में 20 घंटे की थी। आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा था, आपके मुल्क में 3G 4G कहीं नजर नहीं आती थी, आपका 3% ब्रॉडबैंड होता। हम भी ये इंटरव्यू ना कर रहे होते अगर मुस्लिम लीग नून ने ये 3G और 4G जो ऑक्शन कामयाबी से की, और जो हमसे पहले हुकूमतों ने ट्राई किया, वो 50 से 70 बिलियन भी उसने, हमने 200 बिलियन ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन किया। आज आधी से ज्यादा आबादी कनेक्टेड है, और मैं और आप बात कर रहे हैं उस 3G 4G के रोल आउट से। तो बात यह है जी कि ये जो हमने सारे काम किए, उसके लिए पैसे चाहिए, वो मुफ्त नहीं होते। आज वही हमारे लगाए हुए LNG के 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट ये बेचने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए, ताकि चंद बिलियन डॉलर इकट्ठे कर लें, टॉप ऑफ द लिस्ट है प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसके लिए ये हाथ पांव मारे कि कुछ बिलियन डॉलर हम पकड़ लें, तो हमने तो इन्वेस्ट किए पाकिस्तान। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2 साल थे। और उसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड हमारी पेमेंट्स थी, ये भी मैं आपको बता दूं, वो उसमें तफसील में हम नहीं जा सकते नेशनल इंटरेस्ट में, लेकिन ये जो चीजें हैं ये होनी थी। तो हमें पता था वी आर मैनेजिंग द इकोनॉमी। आपने आगे बेड़ा गर्क करके रख दिया, जैसे आपके कलीग ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी आपने वो जो है इंपोर्ट्स को आपने उसका गला घोंट दिया, आपने रॉ मटेरियल बंद, अपने कैपिटल गुड्स बंद, अब लोगों का तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। आपके सामने है कि तो ये अगर थोड़े से इंडिकेटर में थोड़ी सी बेहतरी आती है, तो ये उसी के शादियानी बजाने शुरू करते हैं। टू सी क्वार्टर का, 6 महीने का, 1 साल का,
अब अभी तो जो महंगाई है वो आप देखें कि हमने 1% फूड इन्फ्लेशन छोड़ी थी, ये तो 24% पे देहातों में ले गए और 19.5% शहरों में, अभी बड़ी मुश्किल से 13% देहातों में 11% पे आए हैं। और जो जनरल इन्फ्लेशन है सितंबर में फिर उसका रिवर्स ट्रेंड है, ये पिछले महीने में 8.2% थी, अभी ये फिर 9% हो गई। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये तो एक महीने एक हफ्ते के बेसिस पे तो सेलिब्रेट करने का तुक नहीं है। बिल्कुल लॉन्गर रन प्लान देखना होगा, और लॉन्गर रन प्लान में ये चाहे सरप्लस में हो करंट अकाउंट या ये पूरी सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखें तो कुछ अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे, ये तमाम इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं और डॉक्टर साहब आपने भी कहा। लेकिन डॉक्टर साहब पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी और उसका एक प्राइम एजेंडा आवाम की रुनुमाई करना या आवाम की आवाज बुलंद करना, वो महंगाई, बेरोजगारी, वो इन तमाम चीजों के खिलाफ था। अब ऐसे में एक एजेंडा ये रखा गया कि पीएम साहब रिजाइन करें। पीएम साहब एक निजी टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं किसकी जरूरत मेरे से रेजिग्नेशन मांगे, वो दोनों तरफ का मैसेज था मेरे ख्याल से। वो जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में DGISI का जिक्र किया या अफवाज पाकिस्तान का जिक्र किया, दूसरी तरफ वो ज़ाहिर ऑपोजिशन से भी मुखातिब थे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट रैलियां जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सकेंगी हुकूमत को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अब तो इस्टेब्लिश हो चुका है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2018 का इलेक्शन रिग्ड था और इट वॉज ए मैसिवली रिग्ड इलेक्शन, और उसमें प्री पोल रिगिंग थी। आपको लिस्ट में दे सकता हूँ कि हमारे 50 इलेक्टेबल्स को वहाँ भेजा गया, दूसरी पार्टी के 50 को भेजा गया। इलेक्शन के दिन RTS सिस्टम बंद किया कई घंटे। क्यों? आज कहाँ किधर है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो ECP ने ऐलान किया था कि RTS सिस्टम क्यों बंद हुआ, कई घंटे क्यों काम नहीं किया? मैं तो आज तक रिपोर्ट नहीं देखी, 2 साल हो गए हैं। नंबर 3, 35 हल्के जो हैं वो फाफिन कह चुकी है, उसमें PTI के विनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनका विनिंग मार्जिन कम है रिजेक्टेड वोट से। ये नई टेक्निक इस्तेमाल की है। पाकिस्तान की तारीख में किसी जनरल इलेक्शन में इतने वोट्स रिजेक्टेड नहीं मिले जितने इस दफा मिले हैं। तो बड़ा आसान काम था कि पोलिंग एजेंट्स को हमारे बाहर निकाल दिया अपोजिशन के, और जहां 1000 से कोई जीत रहा है वहां 2000 के आप रिजेक्ट कर दे वोट, तो 1000 से नेट जीत जाएगा वो PTI का कैंडिडेट। तो इलेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है कि धांधली हुई, इलेक्शन चोरी किया गया। उसके बावजूद, उसके कोलिशन के बावजूद चार सिर्फ सीटों से उनकी बढ़तरी थी। चले मान लेते हैं जी, चले जो भी हुआ, जिसको हाइपोथेटिकली अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, आप अगर अवाम के लिए काम करते, मुआशी पहिया चलाते, अवाम के जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो देते, आप जो टैक्स का आपने कहा था, बेहतरी होती। मुस्लिम लीग ने 5 साल में इन्होंने कहा था जी दुगना किया, मैं 1 साल में दुगना करूंगा। आप अपना देखिए रिकॉर्ड, आपको मिल जाएगा ये सारा, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो वो किधर है? आमदनी बढ़ा नहीं सके, अखराजात जो खत्म कर देने थे वो 35% बढ़ गए। जो मुल्क 4700 रुपए चल रहा था वो 6370 रुपए चला गया। दिस इज द प्रॉब्लम। और उसकी वजह से जो 10,000 कर्जे कम करने थे अपने, यानी इस हुकूमत ने जो अवाम से कमिटमेंट करके इलेक्शन जीता था, उसमें 14,600 के करीब बढ़ गया चुकी है ये। हाँ जी, तो आपके पास तो कोई सेलिब्रेट करने की नहीं है। एक ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको करते, जैसे मैंने कहा, अपना कारोबार बंद कर दे। तो डॉक्टर साहब इसी के लिए तो PDM अब निकल रही है और प्लान बनाया जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ मार्च होगी और मार्च से पहले हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा या इस्तीफा दे देंगे वज़ीर आज़म। ये आपको लग रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म से PDM जा रही है वो इकट्ठे हैं, उसमें इंटेंसिटी इतनी हो सकेगी, या आपको लग रहा है कि इन हाउस तब्दीली ही इसमें दूसरा ऑप्शन है? किस तरफ लेके जा रहे हैं PDM, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखो भाई, मेरी तो ज़ाती राय ये है कि चूँकि देखिए, अगर मैंने कहा कि ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है ना, ये अगर लेजिटिमेट भी होती, जितनी इसने तबाही कर दी है इस मुल्क की इकोनॉमी की, और जितने बड़े लॉसेज हैं, मैंने आपको 2 लॉसेज गिनवाए हैं सिर्फ। $51 बिलियन, $29 बिलियन, $80 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वर्चुअली हमने जब छोड़ी थी हुकूमत तो 70 बिलियन जो रियल डेट था वो 70 बिलियन था, लायबिलिटीज डाल के 95 था, तो अभी ये ले गए उसको 116 बिलियन पे। तो आपने इस मुल्क का $80 बिलियन इसमें से नुकसान कर दिया। अब स्टॉक मार्केट दूसरी चीजें देखेंगे तो $100 बिलियन पे चला जाएगा। इतनी बैड परफॉर्मेंस, इनकॉम्पिटेंस, विजनलेस। वो अब शुक्र है 2 चीजें मानी है उन्होंने, डेवैल्यूएशन मानी उस इंटरव्यू, ये भी माना। वो उसको एंकर ने सवाल किया कि जी मुस्लिम लीग नून कहती है, मैं कह रहा हूँ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथी कह रहे हैं कि जी आपको अगर जाना तो IMF में फौरी जाते हैं, आपने वेस्ट कर दिया, कॉन्फ्रेंस तबाह हो गया सारा। कहते हैं वो ठीक कहते हैं। नाउ ही हैज रियलाइज्ड कि उनको इस हुकूमत ने या इसकी टीम ने इनको सही गाइड नहीं किया और इन्होंने वर्चुअली 1 साल जाया कर दिया, और उस दौरान इकोनॉमी को बिल्कुल मजीद तबाही का शिकार होती रही हर महीने।
तो पीडीएम का जो आप सवाल कर रहे हैं, ये बेसिकली ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी होती है, ये आईनी हक है कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, कई मुल्कों में आप देखेंगे अगर परफॉर्म नहीं करती हुकूमत, वहाँ नए इलेक्शन हो जाते हैं और जहाँ वो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट यानी नहीं होता लोगों का, और लोग इस तरह, आप मुझे छोड़ें जी, अब अपना सर्वे कर लें, 50 सर्वे आ चुके हैं, लोग कहते हैं, अभी आपने जिक्र किया है रीसेंट सर्वे का, 79% कह रहे हैं कि जी अपना डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन कि आप 79% हुज इवन आपको तो 3/4 मेजॉरिटी चाहिए इस मुल्क के प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, 75%, आपको आइन चेंज करने के लिए 67% चाहिए। तो ये 79% लोग कह रहे हैं कि जी यानी सही डायरेक्शन नहीं और तबाही हो रही है, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। साहब अफसोस फिर तब होता है ना जब असेंबलीज में ये मेजॉरिटी नजर नहीं आती है ऑपोजिशन की तरफ से, बिल भी पास हो जाते हैं, ऑपोजिशन के अराकीन गायब होते हैं, नंबर गेम ज्यादा होने के बावजूद अगर गवर्नमेंट बिल पास करा ले तो फिर ऑपोजिशन एंड पर कमजोरियां नजर आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी कमजोरियां ओवर द ईयर स्पेशली इन 2 इयर्स नजर आई ऑपोजिशन की तरफ से, ये स्ट्रेंथ काफी नहीं है पीएम साहब को या गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? रेजिग्नेशन का ऑप्शन भी है आपके पास, क्या वो यूज करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए वो तो पीडीएम का फोरम, जो लीडरशिप फोरम है, वो डिसाइड करेगा, लेकिन मैं अर्ज करूं कि ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है जी। और हमारी जो खासकर मियां नवाज शरीफ की जो वोट को इज्जत दो का नारा है, वो इन टोटलिटी कवर्स एवरीथिंग। मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो नुमाइंदा हुकूमत है उसको बगैर डिस्टर्ब किए उसको काम करने दें, ये नहीं कि फाइलें अपने पास रखें और लोगों को आप ब्लेकमेजोरिटी करें। आप देखिए लेकिन ये तो वो तभी मुमकिन होगा ना जब आपके पास मेजॉरिटी होगी ऐवान के अंदर। नहीं मैं मेजॉरिटी है थी, वी वर विनिंग, सारी मैसिव प्री पोल रिगिंग के बावजूद इनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज की, वी वर विनिंग विद गुड मार्जिन। ये तो 35 हल्के जो है चोरी करके न्याजी साहब को दिए, उनके 80 से 85 तो बेसिकली आपको लगता है कि अभी जब तक वोट को इज्जत दो नहीं पूरा होता तब तक सिर्फ वोट को भाई वोट को इज्जत दे इज इन टोटल, उसको आपको एनालाइज करें। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हर बंदा अपनी अपने अदारा उसमें करे, इंसाफ हो, उसमें जाके डिक्टेशन दे के फैसले ना लिए जाएं और मॉनिटरिंग जज बैठा के और उनको ब्लैकमेल करके जजों को फैसले ना लिए जाएं और जाके आप जजेस को इन्फ्लुएंस ना करें। आप मुल्क में जो इस वक्त जब कानून आप न्याजी साहब पास करा रहे हो तो आप मेंबर्स को ब्लैकमेल ना करें, ये हमारा सिस्टम है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप सेनेट का इलेक्शन भी देख लें, तो बेसिकली आपके मुताबिक किरार साहब ये तमाम मैनेज होता है, प्रेशराइज होते हैं, फिर उसके अलावा ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड इसी से रिलेटेड मियां नवाज शरीफ के हवाले से आपने कहा वोट को इज्जत दो का नारा है उनका, इस वक्त वो इंग्लैंड में जेर इलाज है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू था, वो चल रहा है आजकल, काफ़ी जेर गर्दिश है सोशल मीडिया पर, कि जब वो इंग्लैंड में हैं तो वो इलाज करवा रहे हैं और इखलाकी तौर पर यह जवाज़ नहीं बनता कि वो वहाँ से बैठकर सियासत करें। इस वक्त वो सियासत कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आपको लग रहा है कि ये सियासत का मुनासिब टाइम है उनके लिए, या वो वापस आएंगे तभी वो करनी चाहिए, या वो पीडीएम को लीड वहीं से करेंगे, यानी कि अपनी नून लीग की पार्टी को वहीं से लीड करने जा रहे हैं और साथ साथ इलाज भी करवाने जा रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मैंने अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन वो सियासत नहीं कर रहे, सियासत में और अपनी एज ए सिटीजन अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करने में वो ही इज नॉट एक कॉमन मैन। ही 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और ये साबित हो चुका है कि उनके खिलाफ सारा फ्रॉडुलेंट केस था, बनवाया गया, उनको फारिग करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई जिसका नाम पनामा है। उसका जो पहले जो यानी इनिशियल ड्रामा वो डॉन लीग का था, उसके बाद पनामा लीग का सारा ड्रामा हुआ। कितने 454 लोग जो पनामा लीग में थे। तो बात यह है जी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी एज ए ये 3 दफा वजीर आजम जो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो आज भी कायद है एक सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की। तो उनका वो अपना रिस्क उनका है, हेल्थ उनकी खराब है, रिस्क वो ले रहे हैं ये सारी टेंशन और स्ट्रेस लेके और सारा इसको काम करने में। और खासकर जब प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून को भी हॉल अप कर लिया गया बार बार, तो ये जो है ना ये तमाशे खत्म होने चाहिए। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाए, काफी हो चुका है। इस मुल्क का बेहतरीन फ्यूचर था भाई, और मोहतरमा ये मुल्क जो था वो G20 में शामिल होने जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट है 2016 की। पाकिस्तान ने जिस तरह 2013 से 2016 परफॉर्म किया, वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030। आज की तरह 2 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे लेटेस्ट जो है ग्लोबल रिपोर्ट वो कहती है पाकिस्तान विल बी 54th इकोनॉमी
या हमारे लिए बाइश तशवीश नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए बाइश शर्म नहीं होना चाहिए कि बजाय हम 20-30 को 3 साल पीछे लाते हो, 2027 तक हम कहते जी अब हम 2027 में हो जाएंगे, दुनिया कहती हम उसको 2034 में ले गए हैं 54th इकोनॉमी। तो ये हमारे लिए सारा जो है ना, इस तरह पाकिस्तान का ना हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये घटिया सियासत बंद होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल के लिए, अवाम के मसाइल के लिए, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान में टैक्सों की आमदनी बढ़ाने के लिए, हाँ आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि जो अपोजिशन के कोई सपोर्टर है, सारी दुनिया में होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के सपोर्टर देखो उनको मैं आपको ये नई चीज़ बता रहा हूँ, FPR करोड़ों अरबों के नोटिस भेज रही है। ये मुझे यहाँ लोग भिजवा रहे हैं कॉपीज कि जी देखें कि इस मुल्क में हम अपनी फ्री जो अलायंस है मेंटली, वो कोई ये नहीं करेगा खुदा ना खासा आगे कोई सड़कों में निकले हुए हैं, तो बेहतर उनको ये करोड़ों अरबों के नोटिस भिजवा रहे हैं और उनको यानी तंग करने के लिए नैब इस्तेमाल हो रही है, FIA इस्तेमाल हो रही है, आपके जितने इंस्टीट्यूशन के अदारे हैं, और वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, इमरान नवाज ने पिछले हफ्ते कहा है कि जी मैं अदारे यूज करूंगा। ओ भाई, जब मियां नवाज शरीफ को एक दफा बता दे किस अदारे को किसके खिलाफ यूज किया, सबसे पहले तो न्याजी साहब का देख लेना जी, उनके कोलीग्स का देख ले। इन्होंने इतना तूफान मचाया 2014 से लेके 2018 तक, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने तो ऐसा कोई विंडिक्टिव एक्शन नहीं लिया, हमने कोई नैब इनके पीछे नहीं लगाई, हमने कोई टेररिस्ट कोर्ट का मुकदमा वो भी इन्होंने खुद अपने ऊपर दिलवाया, चूंकि यानी कौमी टेलीविजन स्टेशन को हमला कर दिया और निशान दिखा रहे विक्ट्री के, सारी सब कुछ अवेलेबल है, रिकॉर्ड है आवाम के पास है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। बिल्कुल सही बात की आपने कि पॉलिटिकल स्टोरीज को साइड पे रखना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडास को साइड पे रखना चाहिए। आवाम जो पिस रही है वो महंगाई, बेरोजगारी और मईशत के हाथों है। मिडिल क्लास को बचाना होगा क्योंकि बैकबोन मिडिल क्लास ही होती है, लेकिन अपेरेंटली अभी की सिचुएशन में ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है इन तमाम डिसीजन से वो मिडिल क्लास। बिल्कुल, आपका शुक्रिया इसाक डार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने ओवरऑल डिस्कशन की है पॉलिटिक्स पर और इसके साथ इकॉनमी पर। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाला टाइम जो है वो बेहतर हो और उसके लिए हुकूमत को बेहतर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, विंडिक्टिव पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें सबका इत्तेफाक है।